पैसा लेके वो फरार हो जाते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक का आप कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेन कर सकते हो। कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ। फ़ोन पे धमकियों के मैसेज या फ़ोन कॉल्स कर देता है। पुलिस को यदि वो बताएंगे तो फरियाद नहीं हो सकती। सर, आपने ये चीज़ खास देखी होगी कि जब दुकानों में और फैक्ट्रियों के अंदर में मजबूरन काफ़ी बच्चे काम करते हैं और ये भारत के अंदर में चाइल्ड लेबर एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, दो एक्ट, बड़े एक्ट बने हुए बच्चों को इस तरह की जॉब से छुटकारा देने के लिए, बचाने के लिए। तो चाइल्ड लेबर के अंदर में सर कुछ ऐसे प्रोविजंस है कि अगर 15 से 18 साल तक का बच्चा है, जिसको हम एडल्ट वर्कर बोलते हैं, तो उसकी कुछ फिजिकल फिटनेस देखते हुए और साथ में उनसे हल्का फुल्का काम कराते हुए हमारे लेबर और फैक्ट्री इंस्पेक्टर के विभाग उसे अलाउ करते हैं काम करने के लिए। सो कभी कभी सर जब वो रेड होती है पुलिस की, और या तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन के तहत पुलिस जब पहुंचती है, तो इस तरह की छोटी छोटी लारियों पे, टपरियों पे, दुकानों में जो 15 से 18 साल तक के बच्चे काम करते हैं, जो अक्सर नॉर्थर्न स्टेट्स में से आते हैं, सो ऐसे बच्चों के तहत पुलिस जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 79 के तहत एफआईआर लॉन्च करती है। तो सर इस सेक्शन के बारे में और इस एक्ट के बारे में पर्टिकुलर इस सवाल को लेके आपका कुछ प्रकाश आप डालें, आप कुछ बताएं। जी, जैसे हम जानते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इस बात की डेफिनेशन जो आपने 79 बोला, उसके तहत ऐसा प्रावधान है कि किसी बाल मजदूर को आप काम पे नहीं रख सकते। यदि आप जानते हैं कि वो बाल मजदूर है, उसका उम्र नियत जो बाल मजदूर कानून है उसके तहत उसको काम पे नहीं रखना चाहिए। उसके बाद भी यदि आप काम पे रखते हैं तो 79 के तहत आपके अगेंस्ट में एफआईआर हो सकती है। उसके बाद में आगे बात आती है कि वो बाल मजदूरों का शोषण करना है ना, उससे भी ग्रीवियस ये चीज़ है जिसमें उस बच्चे को उसकी ताकत, उसकी हैसियत, उसकी क्षमता के से ज़्यादा उससे काम करवाना या उसको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करके और ज़बरदस्ती काम करवाना। तो ऐसे शोषण के भी जब किस्से आते हैं तो उसमें 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 1 लाख रुपए तक के दंड का प्रावधान है। और यदि इस किस्से के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है ना, उसके मालिक, मैनेजर और कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, और तो एक मददगारी की भी व्याख्या है, एक कलम है जिसमें वो लोग हैं ना, वो मददगारी की व्याख्या में आ जाते हैं, तो भी उनको उसी जो मेन कॉज में जो सज़ा है वही सज़ा मददगारी के किस्से में भी कोर्ट उनको सुना सकती है। तो उसमें भी ये जो किसी जुवेनाइल को सबसे पहले काम पे रखना वही सबसे बड़ा गुनाह है। और इसके अंदर जुवेनाइल एक्ट की कलम जो 17 आपने बताया, उसके तहत 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 5 लाख रुपए तक का दंड का प्रावधान है। तो ये बहुत गंभीर गुनाह है ना, क्योंकि आप उनके बच्चों के बड़े होने के, खेलने कूदने के दिनों के, और जब उनका शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है तो आप उनको काम पे नहीं रख सकते। और आप जानते ही होंगे कि 14 साल तक के बच्चों में तो ये जो 79 है बहुत सख्ताई से अमल में आती है। पर आपने अभी बताया कि बाल मजदूर कायदा कानून के अंतर्गत 15 साल से 18 तक के बच्चों को कुछ कंडीशन में, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है रोजी रोटी की, उनको घर चलाने या अपना जीवन यापन के लिए, तो एक शर्तों के तहत कुछ छूटछाट मिली है कि भाई 6 घंटों तक उनसे हल्का फुल्का काम लेना, ऐसा काम ना हो जो कर ना पाए वो। तो इसका भी यदि भंग होता है और वहाँ पे रेड करने वाले जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसी पुलिस टीम या सामाजिक जो भी जिनको इसके लिए पावर दिए गए, ऐसी कोई टीम को बच्चा पाया जाता है तो 79 के तहत कार्रवाई हो सकती है, या तो फिर 86 के तहत हो सकती है, या तो फिर आप मददगारी में आ सकते हैं। तो ये बहुत गंभीर गुनाह है, क्योंकि हमारे वहाँ ये बाल मजदूरी की जो समस्या है बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल सर। अभी मैंने रिसेंट कल ही आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा जिसमें
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही बड़ा खेद जताया है, क्योंकि पिछले 10 या 20 सालों की जो पूरे वर्ल्ड की मेहनत थी कि बाल मजदूरी को जो नाबूद किया जाए, और भारत में भी खास करके बहुत ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी बाल मजदूर काम करते हैं, तो ये लॉकडाउन के बाद ऐसी स्थिति ILO ने खेद जताया कि उत्पन्न हो सकती है भारत में भी, कि चाइल्ड लेबर वापस काम पे लगे। तो इसी के साथ हम ये सारे हमारे ट्रेड मित्रों से ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो एडल्ट वर्कर को रखते हैं तो पूरी जो प्रक्रिया है फैक्ट्री और लेबर डिपार्टमेंट की वो पूर्ण करके आप रखें, और किसी भी बच्चों का शोषण ना हो, या आप उनसे भारी भरकम काम ना कराएं, ज़्यादा काम ना करें, मिनिमम वेजेस का आप उनसे वायोलेशन ना करें। सोहेल भाई जी इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप जो ट्रेड यूनियन और फैक्ट्रियों के जो मालिकों की बात करते हैं, तो यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वो किसी कानूनी फंदे में ना फंसें, तो जुवेनाइल एक्ट का हो, बाल मजदूर का हो, या और कोई हो, या जो जहाँ पुलिस कमिश्नर या DM का जो जाहिरनामा नोटिफिकेशन होता है उसके अंदर भी सारी चीज़ों को मना किया गया होता है। तो यदि आप 15 साल से ऊपर के किसी बाल मजदूर किसी कथित कानून के तहत उसको काम पे रख रहे हैं, तो आपको उसका पूरा ब्यौरा दे के आप उससे कितने घंटे काम लेते हैं, और उसको आप है ना कौन सा काम करवा रहे हैं, और आपका उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई इतने बजे उसका बायोमेट्रिक्स एंट्री होता है और इतने बजे है ना ये CCTV कैमरा के अंतर्गत वो ये सादा हल्का फुल्का काम कर रहा है, और उसके बाद में इतने 6 घंटे से पहले उसको मतलब पूरा काम उसका करवा लिया गया है, या तो भी उसको उसके बाद छुट्टी दी गई है। तो ये आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात ये आती है कि भाई कोई भी कंपनी मालिक या दूसरे जो भी ट्रेड यूनियंस या जो भी हैं वो किसी झमेले में नहीं फंसना चाहते हैं कानूनी में, तो उनको ये करना चाहिए कि आप जितने भी कर्मचारी अपने वहाँ कॉन्ट्रैक्टर के मार्फत या अपने हिसाब से रख रहे हैं उनके डेटा रखें, और नियत फॉर्म भर के और नज़दीकी जो पुलिस थाना है उनको आप ये पूरी माहिती जो है वो मुहैया कराएं, और उसको हर महीने अपडेट करते रहें, और सारा चीज़ रिकॉर्ड अपने पास रखें। जब भी आप कोई ऐसी वारदात होती है या एक्सीडेंट होता है उस वक्त ये सारी चीज़ आपको बचाएंगी गलत किसी और कोई कानूनी फंदे में फंसने से पहले। जब आपने नियत रूप से अपडेट करते रहेंगे हर महीने कि भाई इतने कारीगर थे, इतने चले गए, इतने नए आए, इसका भी अपडेटेशन आप पुलिस स्टेशन के साथ करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मालिक या मैनेजर को किसी प्रकार की तकलीफ हो। और जो कोई टेक्निकल मुद्दे से यदि वो फंसे हो, अकस्मात हुआ हो, तो उसकी भी तपास हो सकती है, और यदि गलत तरीके से पकड़ा गया हो तो 169 भी होती है चार्जशीट से पहले, तो वो सारी प्रक्रिया का लाभ वो ले सकते हैं। जी बड़े अच्छे से सर ने और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया, और एक चीज़ सर ने क्लियर कट बता दी है कि आपके कहने से, फैक्ट्री मालिक के कहने से जो है वो हल्का फुल्का काम नहीं माना जाएगा, या 6 घंटे की ड्यूटी नहीं मानी जाएगी। सर ने जैसे बताया कि CCTV के फुटेज भी पुलिस मांग सकती है, या वो बच्चे की जो इन और आउट की जो पंचिंग पूरा ID प्रूफ के साथ डेटा सर मांग सकते हैं। और खास करके आजकल आधार कार्ड तो बड़ा इजी हर किसी के पास है, तो आधार कार्ड भी कंपनी मालिकों को, बच्चे के किस्से में उसका बर्थ सर्टिफिकेट मेन है। एम्प्लॉइज वेरिफिकेशन जिसे कहा जाता है कि जो पुलिस कमिश्नर के जाहिरनामे के हिसाब से हमें हर एक एम्प्लॉइज़ का वो डिटेल्स सबमिट करना होता है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, और आपने बड़े अच्छे से इसको मेंशन किया कि उस जाहिरनामे के तहत हर एक फैक्ट्री को और दुकानों को कंसर्न पुलिस थाने के अंदर में सारे एम्प्लॉइज़ का डिटेल्स जमा करना है, जिसमें चाइल्ड लेबर को अभी इंफॉर्मेशन जो फैक्ट्री और लेबर विभागों के द्वारा जो अप्रूव्ड है उनका भी इंफॉर्मेशन जमा कर दिया जाए। सर इसमें एक चीज़ और होती है कि जब हमारे यहाँ काफ़ी टाइम जो टेक्सटाइल बिजनेस में वर्कर का आना जाना बहुत रहता है, और कभी ऐसे हादसे भी सामने आए हैं जिसमें जो वर्कर कभी चोरी कर लेता है या कुछ डैमेज करके जाता है, तो हम पुलिस तक इसलिए नहीं पहुंचते हैं क्योंकि हमने उसका इन्फॉर्मेशन पुलिस विभाग को नहीं दिया है इस नोटिफिकेशन के तहत। तो सर ऐसी अगर अवस्था किसी मालिक या कंपनी के सामने होती है तो उस कंपनी को क्या करना चाहिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने अपने सवाल का आधा जवाब तो खुद ही दे दिया है कि वो मालिक जो अपने एम्प्लॉइज़ है उसकी
पूरा फॉर्मेट जो उसका है उसमें पुलिस को पूरी माहिती इन्फॉर्मेशन मुहैया नहीं कराता है। तो ये जो ट्रेंड है इसी की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, व्यापारियों को और फैक्ट्री मालिकों को। ये नहीं करने की वजह से वो पुलिस के पास जाने से डरते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस को यदि वो बताएंगे तो फरियाद नहीं हो सकती है, लेकिन ये बात सही है कि यदि आपको 188 आईपीसी 188 के तहत आपने जो नोटिफिकेशन का पालन नहीं किया है उसकी कार्यवाही भी आपके सामने हो सकती है। इसकी तैयारी के साथ है ना हर एक फैक्ट्री मालिक को रहना चाहिए, या तो फिर जितने भी अपने वहाँ एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स और बाल मजदूर हैं उनकी पूरी डेटा तैयार करके यदि समय समय पे वो देते रहेंगे तो उन्हें ना तो डर लगेगा फरियाद करने में, ना पुलिस के पास जाने में डर लगेगा, ना पुलिस उनके अगेंस्ट में कोई गलत कार्रवाई कर सकती है। तो सबसे सही रास्ता ये है कि वो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करें और जो भी कलेक्टर या कमिश्नर का पुलिस कमिश्नर का दो नोटिफिकेशन के उसके तहत वो फॉर्मेट में तैयार करके और नियत समय पे पुलिस थाना या फिर डीएम ऑफिस में जमा कराते रहें। जी जी सर ने खूब कहा। इन दैट सर्कमस्टेंसेस आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस। आपको जितनी भी प्रोविजंस है एक्ट के थ्रू आउट नोटिफिकेशन ऑफ एनी कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ आइदर इट्स और पुलिस और इट्स फ्रॉम डीएम विच एवर इज, जितने भी प्रोविजंस उन्होंने फॉलो करने के लिए दिए हैं, जितनी भी सिस्टम्स में उन्होंने अवेलेबिलिटी दी है उसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट और यू विल क्लेम द डिमांड्स एंड विल गेट योर लॉसेस which has to be suffered from any concerned employees from your side. गॉट इट। इसका मतलब है कि व्यापारी मित्रों को पुलिस थाने जाना चाहिए अगर किसी भी प्रकार का डैमेज हुआ है और वो रिपोर्ट बिल्कुल लिखवानी चाहिए, लेकिन याद ये रहे कि आईपीसी 188 में जो नोटिफिकेशन वायोलेशन का केस है वो आपके खिलाफ हो सकता है। तो इसकी आप ध्यान रखें और आप इसकी इंफॉर्मेशन हमेशा देते रहें। सर अगर कोई नागरिक के साथ रोड एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा या बड़ा, या उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी दोनों अवस्था के अंदर में जब रास्तों पे जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ती है हम देखते हैं, तो ऐसी अवस्था में सर ये दोनों किस्सों में एक नागरिक को क्या करना चाहिए अगर उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है? सबसे पहले ऐसे समय के अंदर यदि वो होश में है, खुद के साथ हुआ है और देख रहा है कि आसपास कोई व्हीकल उसको हिट करके और निकल गया है लेकिन कोई है नहीं, यदि वो कॉल कर सकता है तो उसको तुरंत ही 100 नंबर और 108 नंबर पे कॉल करके और मदद मंगानी चाहिए। यदि एज ए सिटीज़न हम वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो हमें चाहिए कि तुरंत ही 100 नंबर का नंबर डायल करें और 108 पे वो करें, और वहाँ पे यदि भीड़ इकट्ठा हो रही है तो उसको रिक्वेस्ट करके और वो रोड पर से जहाँ ट्रैफिक चालू है उसको हिट हुआ है आदमी, उसको अच्छी जगह पे साइड में साफ़ सुथरी जगह पे हवा उजास वाली या धूप है तो छाँव वाली जगह पे ले जाके उसको लिटाना चाहिए। और आपको पता है कि 5, 10, 15 मिनट आने वाली है, यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद आपको यदि लग रहा है कि एक्सीडेंट करके और ट्रक भागा जा रहा है और यदि आपके पास मोबाइल है तो आपको चाहिए कि वो जो ट्रक है उसका आप कुछ फ़ोटो या कुछ निकाल सकें जिसने भी आपको हिट किया है, तो वो एक एविडेंस के रूप में पीछे से आपको मदद कर सकता है। उसके बाद आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और इस चीज़ का हॉस्पिटल से, किसी भी हॉस्पिटल से पुलिस, नज़दीकी पुलिस थाने को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए वहाँ से आपकी एफआईआर है ना लॉन्च हो जाएगी। सर दरअसल होता क्या है, ये तो आपने बड़े हादसों की बात की, लेकिन जो छोटे छोटे हादसे होते हैं उस अवस्था में वो जैसे दो गाड़ियों का टकराना होता है और एक गाड़ी को नुकसान हो गया है तो वहाँ पे झगड़े और हाथापाई भी चालू हो जाती है। तो सर ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक जो लॉ अबाइडिंग है वो उसे क्या करना चाहिए अगर सामने वाला उस पर अटैक करता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा सर? देखो, हर जगह तो पुलिस उपस्थित नहीं होती है, तो सबसे अच्छा रास्ता है कि आप अपना बचाव करें। यदि आपको लग रहा है कि वहाँ पे मारपीट होगी और सामने वाली पार्टी हावी हो जाती है तो आप सुरक्षित जगह पर पहुँचें और 100 नंबर पे तात्कालिक पुलिस को फ़ोन करें और अपना जो लोकेशन है वो उसे भेज दें।
सबसे सही रास्ता यही है। उसके बाद में पुलिस आएगी और इंक्वायरी करेगी, जिसका गलती होगा जो होगा वो कानूनी कार्यवाही बाद में होगी, पर अब उसमें आप सिक्योर रह सकते हैं इस तरीके सर एक्सीडेंट हो जाते हैं किसी भी नागरिक के हाथ से, और ये एक एक्सीडेंट है सर, इसमें उसका पर्पस नहीं था या कुछ चीज़ें नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में अगर खुदा न खास्ता कोई फैटल एक्सीडेंट हो गया तो वो लॉ अबाइडिंग पीपल है अगेन, तो वो क्या करेगा सर? क्योंकि कहीं कोई रास्ते में किसी का बच्चा या किसी इंसान की मौत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? अपने आप को कैसे? उसको सबसे पहले तो वो इज़ नॉट अ परफेक्ट पर्सन कि वो डिसाइड करे कि सामने वाला मर गया है ना, तो उसको ये सब में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले जो भी मेडिकल हेल्प वो जो घायल हुआ है उसको प्रोवाइड हो, इसके लिए ध्यान देना चाहिए उसको, और भागने की बजाय उसको जगह नहीं छोड़ना चाहिए, और मेरे हिसाब से पुलिस को बुला के खुद ही सारी हकीकत जो है वो बतानी चाहिए, है ना। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आपके पास इंश्योरेंस जो है गाड़ी का, है ना, अपना इंश्योरेंस और गाड़ी का इंश्योरेंस परफेक्ट हो, सही है, तो आपकी हिम्मत हो रहेगी। यदि आपका इंश्योरेंस है, उसमें थर्ड पार्टी कवर है, तो अपने आप ही है ना, आप भागोगे नहीं कि भाई मैं जानबूझ के नहीं किया हूँ, मेरे से हो गया है, तो भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग घेर लेते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं, तो ऐसे समय में कोई भी नागरिक अपनी जान बचाने के लिए वो जगह छोड़ सकता है। अपना व्हीकल छोड़ के आप अपनी जान बचाने की कोशिश कीजिए और पुलिस मदद लीजिए।